बोला तेरे इसको लॉकअप में डालो। मेरे को लॉकअप में लेके जाने लगे। मैं थोड़ा अपोज किया, तो सर मेरे को किस किस बात के लिए लेके जा रहे हो ये बताओ पहले। मैं अपने रिलेटिव के साथ आया, मेरा कोई गुनाह नहीं है, क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? बोले तेरे को डाउट है ना, ज्यादा डाउट है, तेरा डाउट क्लियर करते हैं। फिर उन्होंने उधर लॉकअप में ना ले जाके मेरे को स्वागत कक्ष में लेके आए और उधर ले जाके लाइट ऑफ किया। लाइट बंद की। हाँ, क्योंकि हमने जो एफआईआर देखी है उसमें इन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि लाइट ही चली गई थी थाने की। हाँ। और आपके स्विच ऑफ की थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लाइट ऑफ किया और फिर मेरे को मारना स्टार्ट किया। फिर वो जो एक एसआई था, उस टाइम ड्रेस नहीं पहना था उन्होंने, मैं जानता नहीं था ये एसआई हो। उन्होंने मेरे को वो अपने बंदों को बोला जाओ पट्टा ले जाओ, पट्टा। थाने में एक एसएचओ है और बाकी एएसआई है। हाँ, फिर पट्टा मंगवाया एसएचओ ने। पट्टा मंगवाया एसएचओ का। और जो बात कर रहे थे मेन जो एसएचओ है, उनको तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या बोले आपको? उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार इतना अभद्र था कि मैं जब पीटते पीटते एकदम पूरा आत्मरा टाइप हो गया था। मेरा इतना जोर से मारा था सर कि कोई नॉर्मल बंदा अगर उसको मारे ना तो पैरालाइज हो जाए, लेकिन मैं फिर भी जेल गया। आगे बताइए आप प्लीज। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी साथ जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, मुझे नहीं दिखानी चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी हमें पब्लिक को दिखाना है कि जब नेवी के एक 15 साल जो देश में सेवा कर चुका, जो देश की रक्षा कर चुका, जब उस कमांडो के साथ में ऐसा होता है तो पब्लिक जानना चाहती है कि हुआ क्या था। इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो मैं माफी चाहता हूं मेरी वजह से अगर आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये आंसू पब्लिक को देखना चाहिए कि पुलिस हमारी क्या करती है काकी के नाम पे। क्या बोला आपको एसएचओ ने लात मार के? एसएचओ आके मेरे को इतनी बुरी बुरी गालियां दी सर कि क्या बताऊं मैं व्याख्या नहीं कर सकता उन गालियों की, बता नहीं सकता। फिर मेरे को ऊपर से बोल रहा है कि ये तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, आर्मी वाले बहुत ठीक किए हैं, तुम्हें ज्यादा डाउट रहता है, ये है वो है। तो ऐसे करके मेरे को फिर जब मैं ऐसे आत्मरा टाइप हो गया तो वो निकल लिए सारे, निकल के बोला ऐसे ऐसे ही कर रहा है, नखरे कर रहा है ये वो, और सब निकल गए, बंद कर दिया मेरे को अंदर। फिर जब मैं थोड़ा सा होश आया, मेरे को प्यास सा लगा, तब मैं खड़ा हुआ। उसके बाद फिर ऐसा ही अंदर वो जो एसएचओ था वो अंदर आया, उसने मेरे को बोला कि हाँ कुछ आया अभी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक वीडियो भेजा है और वीडियो पहले ही बहुत लंबा है, लगभग 25 मिनट का। जो नेवी के मार्कोस कमांडो को बैरोड में पुलिस वालों ने जो मारा है, वो अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं कि सर कैसे मारा है। और कहानी बताते बताते उस कमांडो की आंखों में आंसू, उनकी वाइफ की आंखों में आंसू, यहां तक कि जो पत्रकार भाई इंटरव्यू ले रहे हैं उन सब की आंखों में आंसू आ गए। जो बर्बरता पुलिस वालों ने की है, और मार मार कर जब उनको बेहोश कर दिया, और जब वो फिर होश में आए, पानी मांग रहे थे, तो पुलिस वाले ने आकर कहा कि निकल गई तेरी फौजीगिरी या और कुछ बाकी है। पुलिस के अंदर जो पट्टा निकालकर पट्टे से मारना, उनके कपड़े उतारकर डंडे से मारना, फिर एसएचओ आकर लात मारता है कि हाँ बोल, अभी और सुधारूं तेरे को। बहुत से फौजियों को सुधारा है। तो यहां मैं आगे ये वीडियो दिखा रहा हूं, 25 मिनट का वीडियो है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस घटना पर हमारे नेवल हेडक्वार्टर ने क्या एक्शन लिया। क्या नेवी चीफ को ये वीडियो देखकर शर्म आए तो एक्शन जरूर ले लेना। और आजकल तो सीडीएस साहब भी बन चुके हैं, रावत साहब। आप ये सरकार की जी उजोरी में ही लगे रहोगे कि इन घटनाओं पर भी कुछ आपकी नजर जाएगी। और जो टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, उसके सिलसिले में आज मेरे बहुत हमारे पुराने रॉयल अधिकारियों से बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि हमने आपकी वो रिकॉर्डिंग सुनी है और आपने जो कहा कि वास्तव में अधिकारी कायर हो चुके हैं, तो कायर ही हो चुके हैं और इनको जगाना आसान नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा पुलिस वालों को कि ये वर्दी जो आप कहते हो कि फौजीगिरी, अगर किसी में भी दम है, इस तरह निहत्थे किसी आदमी को थाने में पकड़कर 10-20 मिलकर मार रहे हो, अगर आपको फौजीगिरी देखनी है तो फिर आमने सामने किसी फौजी से टकराओ, या फिर किसी दिन लेह ग्लेशियर या उसमें जाकर 1 महीना ड्यूटी करके आ जाओ,
पता चल जाएगा ये वर्दी कैसी पहनी जाती है। आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे फौजीगिरी निकालने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे अधिकारी इस समय पता नहीं किस चीज़ में कैसे ठंडे हुए बैठे हैं। अगर उन्होंने किसी दिन अपनी उंगली टेढ़ी कर ली ना, तो ये सारी फौजीगिरी कैसे निकलेगी ये पता चल जाएगा आपको। मैं चाहता हूँ जिनको फौजियों की इज्जत प्यारी है और इन पुलिस वालों को अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, और वो कारण क्या है कि ऊपर के अधिकारी तो शांत बैठे ही बैठे हैं, हमारी पब्लिक ने भी वीडियो वायरल नहीं किए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ नहीं कर सकता तो वीडियो वायरल कर दो, ताकि उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। और जल्दी ही हम रणनीति बना रहे हैं, बहरोड में हम धरना स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। हमने अल्टीमेट दे दिया है, उनके पहले कार्रवाई कर रहे हैं, डीसीपी को, एसपी साहब को, इनको लिखित में शिकायत दे रहे हैं। और फिर भी वो चाहते हैं कि हम ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पूरे देश का सैनिक, मैं रविंद्र फौजी कहता हूं कि पूरे देश का सैनिक बहरोड में इकट्ठा होगा और जल्दी ही बड़ा आर पार का कोई धरना होगा वहां। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गैंगस्टर की तरह किया आपके साथ में। मैंने सुना, आपकी पत्नी ने बताया कि जब आप एग्जाम देने के लिए गए तब आपके साथ में 6-7 पुलिस वाले थे और आपके हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। आपको एक गैंगस्टर की तरह आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, यह जो स्लोगन है वह राजस्थान पुलिस का है। लेकिन हमारे बहरोड थाने के पुलिसकर्मियों ने, 7-8 पुलिसकर्मियों ने इस स्लोगन को आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास के रूप में बदल दिया है। और इस घटना का जीता जागता उदाहरण मेरे साथ में बैठा हुआ है। यह है नेवी कमांडो मुरारी लाल कुमावत, जो कि पिछले 4 दिन से चर्चा में है। सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस वायरल है। उनकी वाइफ पिंकी भी हमारे साथ में बैठी हैं, जिनका अपीलिंग वीडियो सेना के बड़े बड़े जवानों, बड़े बड़े अफसरों ने देखा है। हम बात करेंगे उस घटना की। आज ये मुरारी लाल 4 दिन के बाद में अपनी परिवार के साथ में बैठा है, अपनी पत्नी के साथ में बैठा है, अपने बच्चों से मिला है कल रात। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुरारी जी बधाई हो। 15 साल आपने देश की सेवा की और 4 साल आप हमारे पुलिस के सिस्टम से लड़ करके आए हो। तो सबसे पहले मुरारी जी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो जानना चाहती है कि चश्मदीद उस घटना का आपके जिया जी थे, उनका वीडियो हमने पब्लिक को दिखाया है, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कि मुरारी लाल कौन है। क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से आपको पेश किया वो गैंगस्टर की तरह किया। आपके साथ में मैंने सुना, आपकी पत्नी ने बताया कि जब आप एग्जाम देने के लिए गए तब आपके साथ में 6-7 पुलिस वाले थे और आपके हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। आपको एक गैंगस्टर की तरह पेश किया गया। तो आप पुलिस के सिस्टम से कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से, मुझे पता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। मैं खुद मेरी बताता हूं कि मैं जब आपके साथ घटना हुई उसी रात की बात बताता हूं, सुबह 4:30 बजे उठ करके मैं खुद रोने लग गया। मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि क्या हो गया आपको एकदम से। तो मैंने उससे कहा कि यार एक कमांडो के साथ में मारपीट हुई है और मैं उसकी चाकी भी मदद नहीं कर पाया। मैं जानना चाहता हूं आपसे, हुआ क्या था उस दिन? उस दिन 25 तारीख की रात 8 बजे या 8:30 बजे करीब मेरी छोटी सिस्टर का फोन आया मेरे पास। तो उन्होंने बोला रोते हुए कि आप घर आ जाओ, घर में लड़ाई हो गई है। तो मैं अपना बाइक स्टार्ट किया और निकल पड़ा उनके घर की तरफ। तो उनके घर पहुंचा तो उधर जाके देखा कि मेरे बड़े बहनोई के सर में चोट लगी है। उनके ही फादर ने उनके सर में मारा है चीज और टाके आए हुए हैं। तो थोड़ी देर में ही उधर जब मैं बैठा था तो थोड़ी देर बाद ही उधर पुलिस आ गया और पुलिस शायद 3 को पुलिस बाइक बिठा करके इन दोनों भाइयों को लेकर के आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है मुरारी जी? हाँ, इनको मेरे बड़े बहनों को अपनी कार में बैठाती हो और बोलती है कि चलो मेडिकल के लेके चलते हैं। तो मैं और जो मेरे छोटे बहनोई हैं हम दोनों भी बाइक से स्टार्ट करके अपना उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जैसे हम आते हैं उनके पीछे पीछे तो ये जो रोड जो सरकारी हॉस्टल की तरफ जाता है उसकी तरफ गाड़ी ना मुड़ के गाड़ी सीधा थाने की तरफ को लेके चले जाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ अपने बहनों से कि ये क्या हो रहा है, आप साइड में थोड़ा सा लगाओ इसको। तो मैंने जब हम बाइक साइड में लगाया उनके, तो मैंने उनको बोला है, उनका एक कांस्टेबल है शायद कृष्ण,
तो उनको बोला कि आप मेडिकल लेके जा रहे थे, आप कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोला तेरे को कुछ ज्यादा पता है क्या? ऐसे कह के उसने टाल दिया और सीधा कार थाने में लाके रोक दिया उन्होंने। उसके बाद हम उतरे और वो जो मेरे बड़े बहनों और छोटे बहनों को अंदर ले गए। उसी दौरान एक महिला थी उधर खड़ी थी, वो उनसे गुहार लगा रही थी कि मेरे को कोई परेशान कर रहा है। तो वो उस महिला को इतना जोर से डांटा उन्होंने कि तेरे को ज्यादा दिक्कत है क्या, तू डेली डेली इधर आ जाती है, भाग जा इधर से, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैंने सिर्फ यही बोला था कि अरे उस्ताद आप ऐसे मत करो, आप ये इसको थोड़ा आराम से बता सकते थे। बोले तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बोला मेरे को उनको ना उन्होंने। और ये चले गए अंदर और मैं उधर ही उस महिला को थोड़ा बैठा के, मैं आप बैठ जाओ इधर, थोड़ी देर में आपकी कहानी सुनी जाएगी। तो वो उधर ही बैठ गई। तब मैं अंदर आने की कोशिश किया, तब उधर एक संतरी खड़ा था और उन्होंने मेरे को रोक लिया, बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैं बोला क्यों? बोला कि आप शॉर्ट और टी शर्ट में हो और ये अलाउ नहीं है ड्रेस। तो मैं बोला सर देखो मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ और नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे पता है ये पुलिस स्टेशन में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, इमरजेंसी में कोई भी किसी भी ड्रेस में आ सकता है सर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को कुछ ज़्यादा पता है क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जाना है तो नहीं जाना। और उन्होंने फिर साइड में 2 पुलिस वाले और खड़े थे, उन्होंने एक ने मेरे को एक कॉलर पकड़ लिया पीछे से, कॉलर पकड़ के और मेरे को बोला कि चल तेरे को बताते हैं। फिर मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और उनका, मैं बोला ठीक है सर अभी जो करना है अभी करो मेरे सामने। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। तो दूसरा जो पुलिस वाला था उसने मेरा जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ था, बट उन्होंने मेरा हाथ पे मारा और फोन नीचे गिर गया और दोनों ने मेरे को धक्का मुक्की करते हुए अंदर लेके गए और फिर और बंदों को बुला के उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट किया। पीछे से कोई पीछे से मार रहा है, कोई किधर से मार रहा है, ऐसे करके मेरे को मार पड़ रही। मैं बोल रहा हूँ सर गलत कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो, प्लीज मैं चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, क्यों कर रहे हो मेरे को, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलना तेरा डाउट क्लियर करते हैं अभी उनको। और फिर ले जाकर बोला तेरे इसको लॉकअप में डालो। मेरे को लॉकअप में लेके जाने लगे। मैं थोड़ा अपोज किया, तो सर मेरे को किस बात के लिए लेके जा रहे हो ये बताओ पहले, मैं अपने रिलेटिव के साथ आया, मेरा कोई गुनाह नहीं है, क्यों लेके जा रहे हो मेरे को? बोले तेरे को डाउट है ना, ज्यादा डाउट है, तेरा डाउट क्लियर करते हैं। फिर उन्होंने उधर लॉकअप में ना ले जाके मेरे को स्वागत कक्ष में लेके आए और उधर ले जाके लाइट ऑफ किया, लाइट बंद की। हाँ, क्योंकि हमने जो एफआईआर देखी है उसमें इन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि लाइट ही चली गई थी थाने की। हाँ। और आपके स्विच ऑफ की थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लाइट ऑफ किया और फिर मेरे को मारना स्टार्ट किया। फिर वो जो एक एसआई था, उस टाइम ड्रेस नहीं पहना था उन्होंने, मैं जानता नहीं था कि एसआई हो। उन्होंने मेरे को वो अपने बंदों को बोला जाओ पट्टा ले जाओ, पट्टा ले। थाने में कोई एसआई नहीं है, मैं आपको बता दूं। थाने में एसएचओ, एक्चुअल में एसएचओ। हाँ वही। थाने में एक एसआई 2 स्टार होता है, थाने में कोई भी 2 स्टार नहीं है। और इसीलिए थाने में एक एसएचओ है और बाकी एएसआई है। हाँ फिर पट्टा मंगवाया एसएचओ ने, पट्टा मंगवाया। एसएचओ का भूलिया कुछ याद है आपको? वो दाढ़ी था, सफेद दाढ़ी था उसका, सफेद टी शर्ट पहना हुआ था वो। पतले लंबे कैसे? पतला, थोड़ा एज है, लगभग होगा एज 45 ईयर्स। और कोई किसी ने कोई नाम वगैरह ले रहा था उनका, कोई आपको जानकारी होगा भी कोई ये है एसएचओ का नाम? हाँ वो नाम नहीं ले रहे थे, बट वो सर कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि यही उनका बॉस है होगा शायद जी। तो वो पट्टा मंगवाया और फिर मेरे 2-3 बंदे मेरे हाथ पकड़े हुए थे, पैर पकड़े हुए थे और मेरे को मार रहे हैं, मतलब मेरे पैरों पे मार रहे हैं, मेरी बम्स पे मारा और हाथों पे भी मारा, मेरे इधर भी मारा हुआ। निशान अभी तो फीके पड़ गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, बट उन्होंने मेरे को खूब मारा, मतलब 10 मिनट तक मारा उन्होंने खूब। फिर मैं 10 मिनट तक आपको पीटा। कितने लोग थे मुरारी जी आपको पीटने वाले लोगों में? वो होंगे करीब 8 से 10 लोग होंगे। 8 से 10 लोग थे। किसी का हुलिया, किसी का नाम आपको याद है पीटने वालों का? हाँ उस टाइम देखो मेरे को लाइट बंद थी, तब भी लाइट बंद थी। हाँ बट फिर भी मैं देख पा रहा था उनका शक्ल की कौन ऐसे करके मेरे को पहचान में आ रहे थे। शक्ल मैं अभी भी जान सकता हूँ उनका, अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। और जो बात कर रहे थे मेन जो एसएचओ है, उनको तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या बोले आपको? उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार इतना भद्र था कि मैं जब पीटते पीटते एकदम पूरा आत्मरा टाइप हो गया था। मेरा इतना जोर से मारा था सर कि कोई नॉर्मल बंदा अगर उसको मारे ना तो पैरालाइज हो जाए, लेकिन मैं फिर भी जेल गया। आगे बताइए आप प्लीज। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी साथ जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, मुझे नहीं दिखानी चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन
फिर भी हमें पब्लिक को दिखाना है कि जब नेवी के एक 15 साल जो देश में सेवा कर चुका, जो देश की रक्षा कर चुका, जब उस कमांडो के साथ में ऐसा होता है तो पब्लिक जानना चाहती है कि हुआ क्या था। इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो मैं माफी चाहता हूं मेरी वजह से अगर आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये आंसू पब्लिक को देखना चाहिए कि पुलिस हमारी क्या करती है काकी के नाम पे। क्या बोला आपको एसएचओ ने लात मार के? एसएचओ आके मेरे को इतनी बुरी बुरी गालियां दी सर कि क्या बताऊं मैं व्याख्या नहीं कर सकता उन गालियों की, बता नहीं सकता। फिर मेरे को ऊपर से बोल रहा है कि ये तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, आर्मी वाले बहुत ठीक किए हैं, तुम्हें ज़्यादा डाउट रहता है, ये है वो है। तो ऐसे करके मेरे को फिर जब मैं ऐसे आदमरा टाइप हो गया तो वो निकल लिए सारे, निकल के बोला ऐसे ऐसे ही कर रहा है, नखरे कर रहा है ये वो, और सब निकल गए, बंद कर दिया मेरे को अंदर। फिर जब मैं थोड़ा सा होश आया, मेरे को प्यास सा लगा, तब मैं खड़ा हुआ। उसके बाद फिर ऐसा ही अंदर वो जो एसएचओ था वो अंदर आया, उसने मेरे को बोला कि हाँ कुछ आया, अभी स्टार्टिंग से ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनकी संतरी ने मेरे से पूछा था कि आपने दारू तो नहीं पिया हुआ है। मैं बोला शुरू से ऐसे बोल रहा हूँ सर, आप मेरे को टेस्ट कर सकते थे, टेस्ट करवा सकते थे कि मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। तो बोला ठीक है, तो सूखा नशा तो नहीं करता है, ऐसे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कर रखा है उन्होंने। वो सर आप चाहो तो मेरा मेडिकल करवा सकते हो। आपको मेडिकल के लिए लेके गए थे क्या अस्पताल में? हाँ मेरे को मेडिकल लेके गए, फिर करवाया नहीं मेडिकल? मेडिकल जो मेडिकल ऑफिसर बैठी थी, हाँ वो भी क्या था कि सिर्फ मेरे को ऐसे बॉडी से देखा, उस टाइम तक बॉडी पे तो ऐसे ना मेरे मुंह पे कुछ खून आ रहा था ना कुछ, उन्होंने पट्टों से मारा था मेरे बॉडी पे मार से। हाँ मैंने बताया कि मेरे को लगा है मैडम, फिर भी उन्होंने नॉन इंजरी करके और मेरा साइन लेने की कोशिश की। मैंने साइन करने से इनकार कर दिया, हाँ कि मैं साइन नहीं करूंगा। हाँ मेरा बॉडी पे देखो तो सही आप, हाँ मेरे से पूछो तो सही। महिला बैठी थी रात को ड्यूटी पे अस्पताल में, हाँ महिला का नाम याद है आपको? उस महिला का नाम मेरे को याद नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि वो रेजिडेंट डॉक्टर थी, नेम प्लेट नहीं थी? नेम प्लेट नहीं थी उसकी। हुलिया याद है? हाँ हुलिया याद है उसका। यंग थी? हाँ यंग थी। तो उन्होंने महिला डॉक्टर थी लेकिन, हाँ और उस महिला डॉक्टर ने आपको कहीं से भी आपको स्कैन नहीं किया, कहीं भी टच नहीं किया, जहां पे उसने पुलिस वालों ने कहा वहीं पे उसने साइन करके दे दिया। बिल्कुल। फिर आपने साइन किए उस पे? नहीं मैंने साइन नहीं किया उस पे। फिर क्या हुआ बाद में? फिर बोला कोई बात नहीं, मत करो साइन। वो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उसको उठा के। उस समय कितने पुलिस वाले आपके साथ थे? उस टाइम थे चार पुलिस वाले। कौन था नाम कोई पता? रात की बात है ये? हाँ रात की बात है। हाँ नाम मेरे को एग्जैक्ट सर मैं बता नहीं सकता, बट मैं हुलिया से जानता हूँ उनको, कौन कौन गए थे मेरे साथ। तो उसके बाद फिर लेके आ गए मेडिकल वापस आपको, मतलब रात को पीटने के बाद में आपको रात को लेकर के गए, उसके बाद फिर वापस लेकर गए? हाँ फिर गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे इस दौरान? जीप में लेके गए, पुलिस जीप में? हाँ वापस लेके आए, फिर मेरे को उधर ही उसमें पटक दिया, पटक के और फिर पूरी रात आपको वहीं रखा। फिर अगले दिन आपको कोई परेशान नहीं किया किसी ने? अगले दिन मेरे को परेशान नहीं किया। हाँ। अगले दिन जैसे मेरा आँख खुला तो मेरे फादर अंकल और एक और हमारे वार्ड मेंबर थे, वो आए हुए थे। हाँ। मैंने देखा। कौन आपके वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर है एक, ये अपने साइड में हमारे रहते हैं, नवीन जांगीर। हाँ तो वो आए हुए थे, तो उनको भी मैंने देखा आंखों से। जैसे ही वो उस एसएचओ की तरफ गए तो एसएचओ ने बोला कि उनको इतनी जोर से डराया, भगो इधर से भगो। मेरे को ना तो उनसे बात करने दिया ना मिलने दिया। आपके पिताजी को भी नहीं मिलने दिया। मैं दूर से मेरे फादर को बोला कि मेरे साथ मारपीट हुई है बाबा जी, बट उन्होंने इतना बीच में इतना विरोध किया और उनको भगा दिया, बोला जाओ तुम भगो इधर से। उसके बाद आपको शाम तक कोई परेशान नहीं? शाम तक मेरे को परेशान नहीं किया। रात को डाला गया, अगली रात को भी आपको परेशान नहीं किया गया? 26 की रात को? हाँ कोई परेशान नहीं किया। 27 की रात को आपको जमानत के लिए पेश किया गया? हाँ जमानत के लिए अलवर लेके जाया गया। मेरे को अलवर ले जाया गया, पहले मेडिकल लेके गया, मेडिकल किया एक जेंट्स डॉक्टर ने। हाँ मुझे ऐसी जानकारी लगी कि आपसे जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको कहीं पे चोट तो नहीं, क्योंकि उस समय भी आपके साथ वो मेरी जानकारी में सूत्रों के अनुसार कि आपके साथ 5 से 7 पुलिस वाले थे। हाँ तो डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी हुई? आपने क्या वार्तालाप हुआ डॉक्टर से? मैंने बोला सर मेरा चोट लगा है। हाँ आप देखो ना। हाँ बोला सही चल रहे हो, मैं तो इतना ही देख पा रहा हूँ। हाँ आपको कोई चोट नहीं लगा, और नॉन इंजरी करके लिख दिया उसने, डॉक्टर ने भी नॉन इंजरी करके लिख दिया। तो ये थे हमारे साथ में कमांडो, नेवी के एक्स मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो वह होता है जो दुर्लभ इलाकों में देश की सेवा करता है, पानी में रहता है, जहां पे महीनों तक इनको पेड़ धरती नहीं दिखती है,
वहां पर यह देश की सेवा किया हुआ मुरारी और आज पुलिस के सिस्टम के आगे कैसे मजबूर हुआ, वह हम सभी ने देखा। अब हम एसएचओ साहब से सवाल करते हैं कि थाने के जो आपके सिपाही हैं वह ठेकों पे जाकर के शराब की बोतल लेकर के आते हैं, तो आपकी पुलिस पे तो धब्बा ये पुलिस वाले लगाते हैं और बदनाम आप करते हैं आम जन को। एक मेरे ही परिचित की बाइक जो गलती से उलट पलट हो गई थी, व्यक्ति गंडाला का था, जब वो व्यक्ति अपनी बाइक एक्सचेंज करने के लिए लेकर के आया, थाने में वो बाइक आ गई, तो थाने से अपनी ही बाइक ले जाने के लिए उस युवक से आपके ही एक सिपाही ने 2.5 किलो सेव और 2.5 किलो केले मंगवा लिए। आपकी यह औकात है इतनी? ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे धब्बा। शक्ति विहार में एक महिला के साथ में एक घर पे अवैध अनैतिक धंधा होता है, गलत धंधा होता है, उसमें मकान मालिक को पुलिस ले जाती है, औरत को लेकर के जाती है और उस मकान मालिक से पुलिस 20,000 रुपए ले लेती है। ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे धब्बा। जमानत पर फर्जी पत्रकारों के सेटिंग करके पत्रकारों द्वारा वसूली की जाती है, 2,000, 1,000, 500, 600 जो भी मिल जाए। ऐसे जमानत के 2,000, 1,000, 500 रुपए लेने वाले लोग लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। कोहराना काकरदोपा के 2 लड़के जो कि गे लड़कों को बुलाते हैं और वह उनसे अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों के मामले को दबाने के लिए थाने में 35,000 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। हिमाचल से सुबह 5:30 बजे बुजुर्ग दंपत्ति को 70 साल से ऊपर 77 और 70 साल के दंपत्ति को एक दूध में मुहे बच्चे की मां को 4 लोगों को पुलिस उठा करके ले आती है। ऐसे लोग कानून को तोड़ते हुए पुलिस के नाम पर लगाते हैं धब्बा। जबकि ऐसे न जाने हमारे पास कईयों मामले हैं और मेरे पास इन मामलों में जो लिप्त हैं, जो पुलिसकर्मी लिप्त हैं, उन सभी के मेरे पास में नाम है। लेकिन हमारा जो मकसद है वह किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। लेकिन पुलिस के सिस्टम में बैठे हुए ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको सचेत हो जाना चाहिए कि आंखें, यह तकनीक का जमाना है, सबकी आंखें अंधी नहीं हो सकती। सभी की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं और जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। अब एसएचओ साहब, अब मैं आप पे आता हूं। हार्डकोर अपराधी एक ने पुलिसकर्मी की, आपके थाने के, आपके डिपार्टमेंट के ही पुलिसकर्मी की टांग तोड़ दी। आपके स्टाफ ने उससे 1 लाख रुपए वसूले, उसको आपने उंगली तक नहीं लगाई। महाराजावास में एक कांड होता है, उस व्यक्ति को, उस हार्डकोर अपराधी से आपकी ही पुलिस ने 1,75,000 रुपए लिए, लेकिन आपने उस पुलिसकर्मी को, उस अपराधी को हाथ भी नहीं लगाया। तो ऐसे लोग लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। मेरा जो निवेदन है यह है, आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास करने वाला जो थाना है, इस थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, इन थाने के पेड़ धरती नहीं दिखती है। वहां पर यह देश की सेवा किया हुआ मुरारी और आज पुलिस के सिस्टम के आगे कैसे मजबूर हुआ, वह हम सभी ने देखा। अब हम एसएचओ साहब से सवाल करते हैं कि थाने के जो आपके सिपाही हैं वह ठेकों पे जाकर के शराब की बोतल लेकर के आते हैं, तो आपकी पुलिस पे तो धब्बा ये पुलिस वाले लगाते हैं और बदनाम आप करते हैं आम जन को। एक मेरे ही परिचित की बाइक जो गलती से उलट पलट हो गई थी, व्यक्ति गंडाला का था, जब वो व्यक्ति अपनी बाइक एक्सचेंज करने के लिए लेकर के आया, थाने में वो बाइक आ गई, तो थाने से अपनी ही बाइक ले जाने के लिए उस युवक से आपके ही एक सिपाही ने 2.5 किलो सेव और 2.5 किलो केले मंगवा लिए। आपकी यह औकात है इतनी? ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे धब्बा। शक्ति विहार में एक महिला के साथ में एक घर पे अवैध अनैतिक धंधा होता है, गलत धंधा होता है, उसमें मकान मालिक को पुलिस ले जाती है, औरत को लेकर के जाती है और उस मकान मालिक से पुलिस 20,000 रुपए ले लेती है। ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट पे धब्बा। जमानत पर फर्जी पत्रकारों के सेटिंग करके पत्रकारों द्वारा वसूली की जाती है, 2,000, 1,000, 500, 600 जो भी मिल जाए। ऐसे जमानत के 2,000, 1,000, 500 रुपए लेने वाले लोग लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। कोहराना काकरदोपा के 2 लड़के जो कि गे लड़कों को बुलाते हैं और वह उनसे अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन लोगों के मामले को दबाने के लिए थाने में 35,000 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे पुलिस वाले लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। हिमाचल से सुबह 5:30 बजे बुजुर्ग दंपत्ति को 70 साल से ऊपर 77 और 70 साल के दंपत्ति को एक दूध में मुहे बच्चे की मां को 4 लोगों को पुलिस उठा करके ले आती है। ऐसे लोग कानून को तोड़ते हुए पुलिस के नाम पर लगाते हैं धब्बा।
जबकि ऐसे न जाने हमारे पास कईयों मामले हैं, और मेरे पास इन मामलों में जो लिप्त हैं, जो पुलिसकर्मी लिप्त हैं, उन सभी के मेरे पास में नाम हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वह किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। लेकिन पुलिस के सिस्टम में बैठे हुए ऐसे जितने भी लोग हैं, उन सबको सचेत हो जाना चाहिए कि आंखें, यह तकनीक का जमाना है, सबकी आंखें अंधी नहीं हो सकती। सभी की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं और जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। अब एसएचओ साहब, अब मैं आप पे आता हूं, हार्डकोर अपराधी एक ने पुलिसकर्मी की, आपके थाने के, आपके डिपार्टमेंट के ही पुलिसकर्मी की टांग तोड़ दी। आपके स्टाफ ने उससे 1 लाख रुपए वसूले, उसको आपने उंगली तक नहीं लगाई। महाराजावास में एक कांड होता है, उस व्यक्ति को, उस हार्डकोर अपराधी से आपकी ही पुलिस ने 1,75,000 रुपए लिए, लेकिन आपने उस पुलिसकर्मी को, उस अपराधी को हाथ भी नहीं लगाया। तो ऐसे लोग लगाते हैं पुलिस पर धब्बा। मेरा जो निवेदन है यह है, आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास करने वाला जो थाना है, इस थाने के जो पुलिसकर्मी हैं, इन थाने के लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें लोगों के, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और आप लोग तो शीश महल में रह रहे हो, तो आपको तो कंकर भी किसी पे नहीं फेंकना चाहिए। मैं चाहूं तो इन नाम का खुलासा कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, पुलिस की ड्यूटी को ईमानदारी से करने वाले लोगों से हमें जरा सी भी आपत्ति नहीं है, जरा सी भी। और मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से जाबाज पुलिस वाले हैं, बहुत से डीएसटी में हैं, बहुत से क्यूआरटी में हैं, बहुत से ईआरटी में हैं, बहुत से आरपीएस, आईपीएस और सब इंस्पेक्टर, ऐसे बहुत से लोग मेरे टच में हैं जो अपनी बहादुरी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को कि सिर्फ आप जैसे कुछ लोगों ने, आप जैसे मैं कहूं करीब 70% लोगों ने इस पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बचाया हुआ है। बाकी इन जैसे 30% लोग पुलिस पे धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। और एसएचओ साहब, मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूं कि जो आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कैसे आपने इसके परिवार की जिंदगी बदल दी, कैसे आपके झूठे आरोप आम लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं, आम लोगों को गुंडा बना देते हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग गुंडों की स्टाइल में कम काम करें, आम जनता के लिए काम करें, अपने सीसीटीवी कैमरों को सही करवाएं, अपनी मनमर्जी नहीं करें। खाकी पर जो लोगों का विश्वास है, जो लोग अपनी उम्मीद करके लोग जाते हैं, उनका विश्वास नहीं तोड़ें। झूठे आरोप लगाने वालों से वसूली नहीं करें, निर्दोषों को अपराधी मत नहीं बनाएं, शरीफों को गुंडा बनाने का प्रयास न करें, बेवजह सही काम करने वालों से अवैध वसूली न करें। क्योंकि एक युवा बर्बाद हुआ तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद होगी, और वह कहीं ना कहीं आप लोगों के ही भाई, बेटे, भतीजे, रिश्तेदार ही निकल करके आएंगे। उन्हें बर्बाद न करें प्लीज, उन्हें बर्बाद न करें प्लीज एसएचओ साहब। मुझ पर यदि किसी भी तरह का जानलेवा हमला होता है, क्योंकि मैं इस फौजी के साथ खड़ा रहा हूं, और अगर पुलिस की तरफ से कोई भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इन लोगों की स्ट्रीट शीटर और हार्डकोर अपराधियों से बहुत गजब की सेटिंग होती है इन पुलिस वालों की, और स्पेशली इन लोगों की, यदि मुझ पर किसी भी तरह का जानलेवा हमला होता है, उसकी पूरी रूप से जिम्मेदारी कालू खबरी गैंग, यहाँ के स्ट्रीट शीटर और इन लोगों से संबंध रखने वाले अपराधियों की होगी। और पुलिस कर्मियों की यदि महर, और मैं एक बार फिर निवेदन कर देता हूं, यदि मुझे पर जानलेवा हमला होता है तो मुझे मरवाओ तो जान से मरवा देना, अन्यथा यही संजय, पढ़ा लिखा संजय, AK-47 हाथ में लेकर के गैंगस्टर बन जाएगा, और उसका जिम्मेदार होगी पुलिस, उसका जिम्मेदार होगी पुलिस। जय हिंद, जय भारत। बंद हो गया।